हेलो एवरीवन, वेलकम टू जनित आईएएस जीएस कैप्सूल के अगले अंक में आइए कुछ और महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट्स की चर्चा करते हैं। इसमें हम आपके लिए ढेर सारे पॉलिटी के कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करेंगे। मेरी कोशिश होगी कि आपके बारीकी के साथ वो कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएं जिनसे रिलेटेड क्वेश्चंस एग्जामिनेशन पेपर में डायरेक्टली पूछे जाते हैं। देखिए, पहला जो कॉन्सेप्ट है वो भारत शासन अधिनियम 1935 से संबंधित है। आपसे ये प्रश्न पूछा जाता है कि भारत के जो संविधान है उसका अधिकांश ढांचा, अधिकांश भाग कहाँ से लिया गया है। लगभग 2/3 हिस्सा हमने भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया है। लगभग 2/3 हिस्सा। एक्चुअली ये भारत शासन अधिनियम 1935 आते आते काफ़ी मेच्योर हो चुका था और हम भी संसदीय व्यवस्था में भारतीय लोग भी काफ़ी ज़्यादा फेमिलियर हो चुके थे। तो इसमें परिवर्तन के लिए संविधान निर्माताओं ने इसको बहुत ज़्यादा उपयुक्त नहीं समझा, इसमें बहुत ज़्यादा चेंज नहीं किया और भारत शासन अधिनियम 1935 से ज्यों का त्यों ले लिया गया। इसलिए ये तो स्टेटमेंट हो गया। दूसरा प्रश्न आपसे ये पूछा जाता है कि भारतीय संविधान में जो उसका राजनीतिक भाग है भारतीय संविधान का, वो सबसे ज़्यादा किस देश के संविधान से प्रेरित है। तो भारतीय संविधान का राजनीतिक हिस्सा जो है वो सबसे ज़्यादा प्रेरित है ब्रिटेन के संविधान से। तो दो चीज़ें ध्यान रखिएगा, भारतीय संविधान का अधिकांश हिस्सा भारत शासन अधिनियम से लिया गया है, भारतीय संविधान के राजनीतिक भाग का अधिकांश हिस्सा वो ब्रिटेन के संविधान से प्रेरित है। दूसरी बात, भारत के दार्शनिक भाग, भारतीय संविधान के जो दार्शनिक भाग हैं वो दो हैं, एक मौलिक अधिकार और दूसरा डीपीएसपी। मौलिक अधिकारों की चर्चा भाग 3 में की गई है, डीपीएसपी की चर्चा भाग 4 में की गई है। मौलिक अधिकार अमेरिका के संविधान से प्रेरित हैं, राज्य के नीति निदेशक जो सिद्धांत हैं वो आयरलैंड के संविधान से प्रेरित हैं। दूसरी चीज़, जो मौलिक अधिकार है ये लोगों को प्रदान किया गया है, न्यायालय में प्रवर्तनीय है, राज्य की शक्तियों पर अंकुश लगाता है। वहीं जो राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत हैं ये न्यायालय में प्रवर्तनीय नहीं है और राज्य के लिए यानी सरकार के लिए मार्गदर्शक के रूप में कार्य करते हैं, लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना का मार्ग प्रशस्त करते हैं। अगला, भारत की न्यायपालिका के लिए अगर बात करें तो भारत की जो न्यायपालिका है सर्वोच्च न्यायालय वो संघीय अदालत है, ये शीर्ष न्यायालय है, ये नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा की गारंटी देती है। आर्टिकल 32 के तहत ये संविधान की संरक्षक है और संविधान की अंतिम व्याख्या करता है। इसमें से कई प्रश्न यूपीएससी आईएएस के प्रीलिम्स में, पीसीएस के प्रीलिम्स में बार बार पूछे जाते हैं। जैसे पूछा गया था आईएएस के प्रीलिम्स में कि संविधान का अंतिम व्याख्याकर्ता कौन है, संविधान का संरक्षक कौन है, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सर्वोच्च न्यायालय, इस तरीके से आपको ऑप्शंस दे करके पूछ लिया जाएगा। ये ध्यान रखिएगा, भारत में संविधान सर्वोच्च है। और जो ब्रिटिश व्यवस्था है तो ब्रिटिश व्यवस्था में क्या है कि संसद की संप्रभुता का वहाँ कॉन्सेप्ट है। ब्रिटेन में संसद की संप्रभुता का कॉन्सेप्ट अप्लीकेबल है, जबकि अमेरिका में न्यायपालिका की सर्वोच्चता का कॉन्सेप्ट अप्लीकेबल है। और भारत ने इन दोनों के बीच का रास्ता निकालते हुए हमारे संविधान निर्माताओं ने संविधान को सर्वोच्च रखा और इस तरीके से इनके बीच में बैलेंस स्थापित किया गया है कि सर्वोच्च न्यायालय जहां अपनी न्यायिक शक्तियों का प्रयोग करते हुए संसदीय कानूनों को असंवैधानिक घोषित कर सकता है, तो वहीं दूसरी ओर संसद अपनी संवैधानिक शक्तियों के बल पर संविधान के एक बड़े भाग में संशोधन कर सकती है। अमेरिका के अंदर जो सुप्रीम कोर्ट की न्यायिक समीक्षा की शक्ति है वो सर्वोच्च है, ब्रिटेन के अंदर संसद सर्वोच्च है और हमारे यहाँ संविधान सर्वोच्च है, लेकिन संविधान में संशोधन करने की शक्ति संसद के पास है। सुप्रीम कोर्ट ने केशवानंद भारती केस 1973 में ये निर्णय दिया मूल ढांचे का, बेसिक स्ट्रक्चर का, कि संविधान में तो संशोधन करने की जो शक्ति है उस पर अंकुश लगाया जा गया है। बेसिक स्ट्रक्चर में कोई संशोधन नहीं किया जा सकता, बाकी संशोधन किया जा सकता है किसी भी तरीके का। भारतीय संविधान ने अमेरिका की अध्यक्षीय प्रणाली के बजाय ब्रिटेन की संसदीय व्यवस्था को अपनाया है। जो अमेरिका की अध्यक्षीय प्रणाली है उसमें कार्यपालिका और विधायिका के बीच शक्तियों का विभाजन होता है, जबकि ब्रिटेन की संसदीय व्यवस्था के तहत कार्यपालिका और विधायिका के बीच में शक्तियों का ओवरलैपिंग होती है। दोनों के बीच में समन्वय और आपस में सामंजस्य, सहयोग की भावना पर आधारित होती है संसदीय व्यवस्था। तो भारतीय जो व्यवस्था है वो संसदीय व्यवस्था है। भारतीय शासन व्यवस्था संसदीय शासन व्यवस्था है, जिसमें जो कार्यपालिका के मेंबर होते हैं वो अनिवार्य रूप से विधायिका के मेंबर होते हैं।
प्रधानमंत्री से लेकर के सभी मंत्रियों को विधायिका का मेंबर होना होता है और कार्यपालिका की विधायिका के प्रति जवाबदेही तय की जाती है। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। अब आपके मन में ये प्रश्न भी आ सकता है कि भारत ने अध्यक्षीय प्रणाली के बजाय संसदीय व्यवस्था को क्यों अपनाया। तो इसका सीधा सा जवाब है कि हम संसदीय व्यवस्था में एक लंबे समय तक रहने में अभ्यस्त हो चुके थे और इसलिए हमारे प्रशासकों ने सोचा कि शासन व्यवस्था में ये आसान होगा, क्योंकि इस पद्धति से लोग लोकल लेवल पर भी परिचित हैं और नई व्यवस्था में नया अनुभव पैदा करना पड़ता और नए तरीके की सारी चीज़ें सीखने में समय लगता। अगला है, और संसदीय व्यवस्था कहीं ना कहीं ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव है, क्योंकि विकास के लिए अगर विधायिका के सदस्य, कार्यपालिका के सदस्य, विधायिका के सदस्य दोनों ओवरलैप हो रहे हैं तो निर्णय में आसानी होती है और तीव्र गति से निर्णय होगा। विकासशील देशों के लिए तो ये व्यवस्था ज़्यादा उचित है। नेक्स्ट है, भारत का संविधान संघीय सरकार की स्थापना करता है। भारत में जो हमारा संविधान का स्वरूप है वो हमें संघीय सरकार की पूरी अरेंजमेंट देता है हमारा संविधान, जिसमें हमारे पास दोहरी सरकार है, शक्तियों का विभाजन है, लिखित संविधान है, संविधान की कठोरता है, संविधान की सर्वोच्चता है, स्वतंत्र न्यायपालिका है, द्विसदनात्मक व्यवस्था है। ये सारी जो संघीय सरकार की विशेषताएं हैं वो हमारे संविधान में पाई जाती हैं।